हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सेंट्रल फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देखिए स्टूडेंट, सेंट्रल फोर्स क्या होती है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टम ऑफ टू मासेस कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास पहला मास है कैपिटल एम और ये हमारे पास दूसरा मास है स्मॉल एम, और दोनों मासेस जो हैं वो स्मॉल आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि हर एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगाता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये मास जो है वो इस मास के ऊपर फोर्स लगाएगा और ये मास जो है वो इस मास के ऊपर फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो हमारे पास कितना होगा, वो होगा हमारे पास G कैपिटल M इंटू M बाय आर स्क्वायर। This is the magnitude of gravitational force which these particles are exerting on each other। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ और सिर्फ R का फंक्शन है। G यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M और ये स्मॉल m दोनों मासेस जो हैं वो कांस्टेंट है। तो ये जो फोर्स है वो किसका फंक्शन है, सिर्फ यहाँ पर वो फंक्शन है किसका, R का। R क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स है। अगर आप इसको सेंटर ऑफ फोर्स मानेंगे तो ये पार्टिकल होगा, अगर आप इसको सेंटर ऑफ फोर्स मानेंगे तो ये हमारे पास पार्टिकल होगा। तो ये जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ आर का फंक्शन है। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स। इसी तरह से अगर हम बात करें दो इक्वल चार्जेस की, अगर हम यहाँ पर दो सेम चार्जेस ले लें Q1 एंड Q2, दोनों जो है वो नॉट इक्वल चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है चार्जेस का, बट साइन जो है वो चार्जेस का सेम है। अब ये दोनों चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और वो फोर्स हमें किससे मिलती है, कूलम्स लॉ से मिलती है, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्जेस जो हैं वो फिक्स्ड है, मींस कांस्टेंट है। मींस ये जो हमारे पास फोर्स है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ये भी किसका फंक्शन है, सिर्फ R का फंक्शन है। R क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ द फोर्स है। ये चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम साइन के हैं, तो फोर्स यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स रहने वाली है। जबकि इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगर चार्जेस सेम है तो रिपल्सिव फोर्स होगी, चार्जेस का साइन ऑपोजिट है तो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो यहाँ पर दोनों फोर्सेस, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ये सिर्फ और सिर्फ R का फंक्शन है, मींस उस डिस्टेंस का फंक्शन है जो कि है हमारे पास पार्टिकल और सेंटर ऑफ फोर्स के बीच में। और ये फोर्स जो है हमेशा उस लाइन के अलोंग एक्ट करेगी जो पार्टिकल को ज्वाइन कर रहा होगा सेंटर ऑफ फोर्स के साथ। अगर हम इस फोर्स की बात करें तो ये फोर्स जो है इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रही होगी, और ये लाइन क्या है, ये वो लाइन है जो पार्टिकल को सेंटर ऑफ फोर्स से ज्वाइन कर रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो फोर्स लगेगी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ होगी, बट ये जो फोर्स है ये भी इस लाइन के अलोंग ही एक्ट कर रही है। ये वो लाइन है जो कि पार्टिकल को सेंटर ऑफ फोर्स से ज्वाइन कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, एक पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कब बोलेंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ उस डिस्टेंस का फंक्शन हो, जो कि डिस्टेंस होगा किस किस के बीच में, पार्टिकल और सेंटर ऑफ फोर्स के बीच में, और वो फोर्स जो है हमेशा उस लाइन के अलोंग एक्ट कर रही हो जो लाइन सेंटर ऑफ फोर्स को पार्टिकल के साथ ज्वाइन कर रही हो। इस प्रकार की फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स,
जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे अच्छे एग्जांपल जो है सेंट्रल फोर्स के वो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। यहाँ पर ये जो पॉइंट चार्जेस हमने लिए हैं वो रेस्ट में हैं, मींस ये स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं, तो इस प्रकार की फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो अगर आपको इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो सेंट्रल फोर्स को, तो हम कैसे लिखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल फोर्स होगा, एक तो उसका मैग्नीट्यूड आर का फंक्शन होगा, क्योंकि हमने यहाँ वेक्टर का साइन लगाया है तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर भी आएगा। आर वेक्टर वो यूनिट वेक्टर है, आर वेक्टर वो यूनिट वेक्टर है जो कि उस लाइन के अलोंग होगा, जो लाइन सेंटर ऑफ फोर्स को पार्टिकल के साथ ज्वाइन कर रही होगी। तो आर कैप की जो डायरेक्शन है वो इसी लाइन के अलोंग होगी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप हेडिंग बनाएंगे सेंट्रल फोर्स। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज सेड टू बी अ सेंट्रल फोर्स इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज अ फंक्शन ओनली ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स। तो एक फोर्स को हम कब सेंट्रल फोर्स कहेंगे, एक पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कब कहेंगे, जब उस फोर्स का मैग्नीट्यूड किसका फंक्शन हो, सिर्फ उस डिस्टेंस का फंक्शन हो जो कि पार्टिकल और सेंटर ऑफ फोर्स के बीच में होगा। जैसे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस आर का फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ इस आर का फंक्शन है, और ये आर जो है पार्टिकल और सेंटर ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस है। एंड इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल टू द सेंटर ऑफ फोर्स। और सेंट्रल फोर्स की एक खास बात ये होती है कि ये सिर्फ उसी लाइन के अलोंग एक्ट करती है जो लाइन पार्टिकल को सेंटर ऑफ फोर्स से ज्वाइन कर रही होती है। तो मैथमेटिकली अगर आपको सेंट्रल फोर्स एफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो सिर्फ और सिर्फ आर का फंक्शन होगा। आर यहाँ पर डिस्टेंस है पार्टिकल का फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स, और साथ में आपको यूनिट वेक्टर लेना होगा आर कैप। आर कैप क्या है, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ फोर्स एंड द पार्टिकल। तो आर कैप जो है फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा, और ये यूनिट वेक्टर जो है उस लाइन के अलोंग होगा जो कि सेंटर ऑफ फोर्स को पार्टिकल के साथ ज्वाइन कर रही होगी। और यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल फोर्स की बात करें तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस हमारे पास सेंट्रल फोर्स रहने वाली है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस वो भी हमारे पास सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो हैं सिर्फ और सिर्फ उस डिस्टेंस का फंक्शन होती हैं जो कि पार्टिकल को सेंटर ऑफ मास से ज्वाइन कर रहा होता है। तो ये चीज जो है आपको समझाने के लिए बनाई गई थी यहाँ पर, और ये जो है आपको एग्जाम में थ्योरी पार्ट यहाँ लिखना है सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन में। तो उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस के बारे में। तो आप हेडिंग बना लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सेंट्रल फोर्स की, सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है, किसे कैसे डिफाइन करेंगे हम कंजर्वेटिव फोर्स को। मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, और आप पार्टिकल को पॉइंट P से पॉइंट Q तक भेजना चाहते हैं बाय अप्लाइंग सम फोर्स। अगर उस फोर्स के द्वारा किया जाने वाला वर्कडन एक्चुअल पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ दीज पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। A force is said to be conservative if work done by it in moving a particle from one point to another point in space does not depend upon the actual path followed by the particle and depends only on the initial and final positions of these points, then that kind of force is known as conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दिया गया है। अगर आप पूरी डिटेल में कंजर्वेटिव फोर्स को समझना चाहते हैं विद एग्जांपल्स तो आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि जो सेंट्रल फोर्सेस होती हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। सेकंड, since central forces are conservative forces they can be expressed as negative gradient of corresponding potential energy। क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, और कंजर्वेटिव फोर्सेस की खास बात ये होती है कि इन्हें हम नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मींस जो हमारी सेंट्रल फोर्स होगी F उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं
नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U। अगर हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे हैं तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इसलिए यहाँ पर कोरोस्पोंडिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखा गया है। जो सी फोर्स आप यहाँ पर लेंगे उससे कोरोस्पोंडिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपको यहाँ पर लेना होगा। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर एफ वेक्टर लगा दीजिए, माइनस साइन को आगे करके, और यहाँ पर आप साथ में आर कैप लगा दीजिए। तो इस प्रकार से आप सेंट्रल फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी सेंट्रल फोर्स की कि सेंट्रल फोर्स को हम नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की, व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है वो आपको अलग से एग्जाम में पूछी जा सकती है 3 और 4 मार्क्स में, कि ये प्रूव करो कि जब भी सेंट्रल फोर्स के अंदर कोई बॉडी मूव करती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है आपको अलग से भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ कंसिडर करते हैं जिसका ओरिजिन है O। हम मान लेते हैं कि इसके ओरिजिन पर एक बॉडी सिचुएटेड है जिसका मास जो है वो कैपिटल M है, और इस बॉडी के सेंट्रल फोर्स के अंडर एक दूसरी बॉडी जो है वो मूव कर रही है और उस बॉडी का मास जो है वो स्मॉल m है। तो स्मॉल m जो है वो इस बॉडी के ग्रेविटेशनल पुल के अंडर मूव कर रही है फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। आप एग्जांपल के लिए ये मान सकते हैं कि ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है, और अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमती है। तो सन का मास हमने m मान लिया, अर्थ का मास हमने स्मॉल m मान लिया। हम मान लेते हैं कि सन और अर्थ के बीच में जो किसी भी टी टाइम पर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास r है, और अर्थ जो है वो हमारी p पॉइंट पर है। तो ये जो मास m है वो इस स्मॉल मास m पर एक ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, जो कि हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स होगी जिसकी डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ होगी। ये हमारे पास है वो फोर्स जो ये मास जो है वो इस मास पर लगाएगा। जो हमारा OP वेक्टर है वो हमारे पास R वेक्टर है, और जो हमारे पास OP वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास R कैप है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो R कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, क्योंकि ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, इसकी डायरेक्शन जो है आपको अंदर की तरफ बनानी होगी। तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा अगर ये आप शो करना चाहते हैं कि सेंट्रल फोर्स के अंदर कोई बॉडी मूव करती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, कंसिडर दैट अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अनदर बॉडी ऑफ मास m सिचुएटेड एट द ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले हमने एक बॉडी कंसिडर करी जिसका मास m है, और ये बॉडी जो है वो मूव कर रही है किसके द्वारा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो एक दूसरी बॉडी जिसका मास कैपिटल M है वो लगा रही है इस बॉडी के ऊपर, और इस बॉडी को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ के ओरिजिन O पर रखा हुआ है। सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द मास m be at point P at a distance r from mass m as shown in figure। हम मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो मास m है वो P पॉइंट पर है और इन दोनों मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। तो हमारे पास यहाँ पर OP वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, r वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स कितना होगा, वो फोर्स हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लिखेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m ड्यू टू मास m इज इक्वल टू F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस GMM बाय r स्क्वायर इनटू r कैप। तो इतना फोर्स जो है ये मास जो है इस मास के ऊपर लगाएगा। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है और इसकी डायरेक्शन जो है वो आर कैप के ऑपोजिट होगी। नेगेटिव साइन यहाँ पर ये बता रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट अट्रैक्टिव फोर्स F वेक्टर एक्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ मास m इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ यूनिट वेक्टर आर कैप। तो स्टूडेंट्स इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं उस टॉर्क के बारे में जो कि इस मास के ऊपर लग रही होगी। टॉर्क एक्टिंग ऑन मास m इज इक्वल टू, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r वेक्टर एंड f वेक्टर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। यहाँ पर हम f वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखी हुई है। यूजिंग 1 and 2 वी गेट
टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर की जगह हम लिखेंगे माइनस जी एम एम बाय आर स्क्वायर आर कैप। माइनस जी एम एम बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसे आप बाहर ले लो, माइनस जी एम एम बाय आर स्क्वायर अंदर आ जाएगा हमारे पास आर वेक्टर क्रॉस आर कैप। अब देखिए स्टूडेंट्स, आर वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरफ है और आर कैप की डायरेक्शन भी इस तरफ है, मींस ये दोनों वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल्स हैं और दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमेशा जीरो होता है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो आपका टाउ वेक्टर जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर वेक्टर क्रॉस आर कैप जो है वो जीरो है, क्योंकि आर वेक्टर एंड आर कैप जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टाउ वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर मींस टाउ वेक्टर इज इक्वल टू डीएल वेक्टर बाय डीटी। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी, इसे हम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। ये जो हमारे पास टाउ वेक्टर इक्वल टू जीरो निकल के आया है, ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन। तो अगर हम 3 और 4 को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, कंपेयरिंग 3 एंड 4 वी गेट 0 इज इक्वल टू डीएल वेक्टर बाय डीटी मींस एल वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव जीरो है, मींस एल वेक्टर जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मींस एल वेक्टर जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट वेक्टर है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कांस्टेंट वेक्टर है। ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन होगी, मींस अगर कोई बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करेगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ये हमने यहाँ पर शो कर दिया है। आइए बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो थर्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। चौथी प्रॉपर्टी सेंट्रल फोर्स के पास तभी आती है जब उसका एल वेक्टर जो है वो कांस्टेंट वेक्टर होता है, तभी हम चौथी प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स इट्स मोशन इज कन्फाइंड इन अ प्लेन। जब भी बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करती है तो उसका जो मोशन होता है वो एक प्लेन में ही कन्फाइंड रहता है, और वो क्यों होता है, क्योंकि उसका एल वेक्टर कांस्टेंट होता है। ये कैसे शो करेंगे हम, आइए वो देखते हैं। अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बॉडी थी एम जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी, वो सर्कुलर ऑर्बिट हमने या इलिप्टिकल ऑर्बिट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। ऑर्बिट जो है वो किसी भी शेप का बना सकते हैं आप, सर्कुलर या इलिप्टिकल। तो यहाँ पर इस पॉइंट पी पर जो इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी वी वेक्टर। तो यहाँ पर एल वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है हमारे पास, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर। पी वेक्टर को हम लिख सकते हैं एम वी वेक्टर, एम हमने बाहर ले लिया, एल वेक्टर इज इक्वल टू एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। बट अभी हमने शो किया कि एल वेक्टर जो है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो अगर हम फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को कंपेयर करें, कंपेयरिंग 5 एंड 6 वी गेट एल वेक्टर इज इक्वल टू एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर मींस अ कांस्टेंट वेक्टर। तो यहां से ये तो प्रूव हो गया कि अगर हमारे पास ए वेक्टर इक्वल टू है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के, तो इसका मतलब ये होता है कि ए वेक्टर जो है बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें हमारे पास बी और सी कंटेन्ड है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एल वेक्टर है वो आर वेक्टर एंड वी वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर है। एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर वेक्टर एंड वी वेक्टर। अब इस रिजल्ट से, इस इक्वेशन से हम कैसे शो करेंगे कि जो पार्टिकल का या बॉडी का जो मोशन होगा वो प्लेन में कन्फाइन होगा, वो हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने ये तो देख लिया था कि जो हमारा एल वेक्टर होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें हमारे पास आर वेक्टर और वी वेक्टर होंगे। हम मान लेते हैं कि जो हमारा एल वेक्टर है वो जेड एक्सिस के अलोंग है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर। हम मान लेते हैं कि हमारा बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, और यहाँ पर एल वेक्टर की डायरेक्शन को हमने जेड एक्सिस दे दिया, क्योंकि एल वेक्टर जो है वो कांस्टेंट वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग ही रहेगी। अब जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को फिक्स रखने का मतलब ये है कि जो आपका आर वेक्टर एंड वी वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में होंगे, तभी हमारा एल वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग फिक्स रह पाएगा, तभी वो कांस्टेंट वेक्टर रह पाएगा, क्योंकि एल वेक्टर को हमने कांस्टेंट रखना है। अगर हमने एल वेक्टर को जेड एक्सिस के अलोंग रखना है तो आपका आर वेक्टर और वी वेक्टर जो है वो हर हाल में एक्स वाई प्लेन में होना ही चाहिए, तभी आपका एल वेक्टर जो है वो फिक्स रहेगा, तभी आपका एल वेक्टर जो है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो पाएगा जिसमें हमारे पास आर वेक्टर और वी वेक्टर होगा। एक्स वाई प्लेन जो है वो जेड एक्सिस के
परपेंडिकुलर होता है। तो आपको ये यहाँ से देखना पड़ रहा है कि जब भी कोई बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करेगी तो उसका मोशन जो है वो एक प्लेन में ही कन्फाइंड रहेगा। जैसे यहाँ पर बॉडी का मोशन जो है इस सिचुएशन के अंडर, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्स वाई प्लेन में कन्फाइंड है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेट एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल वेक्टर इज अलोंग जेड एक्सिस, as L vector is a constant vector, therefore its direction will remain fixed along z axis, which is possible only if r vector and v vector remains in xy plane। L vector को हमने z axis असाइन कर दिया। L vector एक कांस्टेंट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन तभी फिक्स रह पाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन फिक्स ही रहेगी और वो डायरेक्शन जो है वो z एक्सिस रहेगी। कब ये कब पॉसिबल होगा? जब हमारा आर वेक्टर और वी वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में होगा। मींस हमारी बॉडी का मोशन जो है वो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में कन्फाइंड रहने वाला है। हेंस व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ अ सेंट्रल फोर्स इट्स मोशन इज कन्फाइंड इन अ प्लेन। तो जब भी एक बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करती है तो उसका मोशन जो है वो हमेशा एक प्लेन में कन्फाइंड रहता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास सेंट्रल फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।